नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। तो दोस्तों आइए, आज रविवार है। आज आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है ओम सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर किया गया रजिस्ट्री कैंसिल होगा। उत्तर में मुझे कहना है ओम सिंह जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी के साथ अगर सेल एग्रीमेंट नहीं है तो वैसी परिस्थिति में पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के द्वारा किया गया कोई भी सेल डीड कैंसिल माना जाता है। अगला प्रश्न है रामगिरी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में विवाहित बेटियों को उसके पिता के पैतृक संपत्ति में हिस्से का क्या प्रावधान है, उसके बारे में बताएं। तो रामगिरी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर में विवाहित बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दी गई है। अगर बेटी कुमारी है तो बेटा के समान उसका भी एक शेयर है। अगर बेटी विधवा है तो बेटा के समान उसका भी एक शेयर है। अगर बेटी परित्यक्ता है, जिसे कि छोड़ दिया है उसके पति ने, उसका भी एक शेयर अपने पिता की पैतृक संपत्ति में है। लेकिन विवाहित बेटी को उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के अनुसार पिता की पैतृक संपत्ति में कोई हिस्से का प्रावधान नहीं किया गया। अगला प्रश्न है अश्विनी पठानिया का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक फ्लैट को पति ने अपने पैसे से पति और पत्नी दोनों के नाम से खरीदा। अब वह पति चाहता है कि यह फ्लैट सिर्फ हमारा हो, तो क्या पत्नी का नाम उस पर से हट सकता है। उत्तर में मुझे पठानिया साहब आपसे कहना है, नहीं। पत्नी या किसी भी महिला को एक बार जो संपत्ति किसी भी रूप से प्राप्त हो जाती है, वह उस संपत्ति की एब्सोल्यूट मालकीन हो जाती है। इस तरह का प्रावधान सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट में किया गया है। चूँकि यहाँ पर एक पति ने अपने पैसे से पत्नी के नाम पर भी फ्लैट खरीद लिया, जितना पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदा गया उतने हिस्से की मालकीन तो उनकी पत्नी ही होंगी। अगला प्रश्न है प्रशांत हेम्ब्रम साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि आदिवासी संथाल समाज में विवाहित बेटियों को अपने पिता के पैतृक संपत्ति में हिस्सा है या नहीं। उत्तर में मुझे कहना है हेम्ब्रम साहब, आदिवासी समाज में विवाहित बेटी पति के हिस्से की वह मालकीन बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में आदिवासी समाज के अंदर में विवाहित बेटियों को उसके पिता के पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है अंजू कुमारी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा दादी की संपत्ति में पोते को हिस्सा मिलेगा। उत्तर में मुझे कहना है अंजू कुमारी जी, अगर दादी जी की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उनके मरने के बाद पोते को हिस्सा मिलेगा, और अगर वह संपत्ति पैतृक है तो दादी जी की संपत्ति में उनके बेटों में हिस्सा बटेगा, और जिस बेटा का ये पोता हुआ अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेगा, न कि अपने दादी की संपत्ति में। यानी पोता का अधिकार उसके पिता के शेयर में है, न कि उसके दादी के शेयर में। अगला प्रश्न है गुणवंत समस्तीपुर का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा मेरे दादा परदादा की पैतृक संपत्ति है, उस संपत्ति को मैंने अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन उसमें जमाबंदी नंबर गलत चढ़ गया, अब दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। गुणवंत जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का आप केस फाइल करें, अपने रजिस्ट्री को वहां सबमिट करें और जमाबंदी नंबर कोर्ट के आदेश से सुधरवाएं। जब जमाबंदी नंबर माननीय न्यायालय के आदेश से सुधार दिया जाएगा, वैसी परिस्थिति में आप सर्किल ऑफिस में जा करके आप अपने उस ज़मीन का अपने पत्नी के नाम पर दाखिल खारिज भी करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है शेर सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में, फर्स्ट अपील का फैसला मेरे पक्ष में, लेकिन केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अपील में। ऐसी परिस्थिति में क्या उस ज़मीन को मैं बेच सकता हूं। शेर सिंह जी, आप उस ज़मीन को बेच तो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार यह प्रतिबंध किया गया है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट नोबडी कैन सोल्ड द डिस्प्यूटेड लैंड। यानी जब तक सूट चल रहा हो, जब तक मुकदमा विचाराधीन हो, वैसी परिस्थिति में कोई भी पक्षकार, चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट, अपने शेयर को नहीं बेच सकता। और मुकदमा कब तक पेंडिंग रहता है? जब तक अपील फाइनल ना हो जाए। जब तक फाइनल अपील का जजमेंट नहीं आ जाए, मुकदमा पेंडिंग ही रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न है सुरेश पाल साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक जजमेंट होल्डर है और एक जजमेंट डेप्टर है। जजमेंट डेप्टर का जो है उस विवादी ज़मीन पर मकान बना हुआ है, जिस पर जजमेंट होल्डर के पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, तो क्या वो मकान भी अब जजमेंट होल्डर का हो जाएगा। उत्तर में मुझे कहना है कि अगर न्यायालय को यह मालूम था या जजमेंट होल्डर जो है अपने प्लेंट में या अपने WS में इस बात का जिक्र न्यायालय में किया कि हाँ जजमेंट डेप्टर का मकान उस पर बना हुआ है जो इलीगल है, वैसी परिस्थिति में जजमेंट होल्डर भी मकान का मालिक बन सकता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन न्यायालय को नहीं दी गई थी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट, वैसी परिस्थिति में उस पर बने हुए मकान का मालिक जजमेंट होल्डर नहीं हो सकता। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। अगर आपको यह क्वेश्चन आंसर सीरीज का यह एपिसोड आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।